जय हिंद एवरीवन। एसडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के तीसरे चैप्टर लेटरल वैदिक एज के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे लेटरल वैदिक एज के बारे में। तो सबसे पहले जो एसडी एकेडमी के चैनल पे सबको जो नए हैं वो सबको लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लेटरल वैदिक एज। तो इससे पहले जो दो चैप्टर थे उसमें हमने पढ़ा था वैदिक एज के बारे में और अर्ली वैदिक एज के बारे में, जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें और उसका जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक एंड सोशो इकोनॉमिक और रिलीजनल जो पॉइंट्स थे उनके बारे में पढ़ा कि उस समय कैसा कैसा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेटरल वैदिक एज के पीरियड के बारे में, उनके पॉलिटिकल लाइफ्स, उसके रिलीजियस लाइफ्स, उन लोगों के बिलीव्स, उन लोगों के इकोनॉमी कैसा था, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो लेटरल वैदिक एज के बारे में। जो वैदिक, हम सबको पता था कि वैदिक एज कहाँ से शुरू हुआ था। वैदिक एज शुरू हुआ था 1500 बीसी से। हम सबको पता वैदिक एज कब शुरू हुआ था, 1500 बीसी। वैदिक एज का समय था 1500 टू 500। तो 500 बीसी जो समय था उस समय को कहते थे वैदिक एज का पीरियड। और इनमें से जो दो भाग निकल कर आया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटरल वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो था कितना, 1500 से 1000 बीसी। इस समय को कहा जाता था अर्ली वैदिक पीरियड। और उसके बाद का जो 1000 बीसी से जो 500 बीसी का समय था, उस समय को कहते थे लेटरल वैदिक पीरियड। और यही जो समय था हिंदू सभ्यता का डेवलपमेंट शुरुआत हो चुका था इसी सभ्यता से। मतलब लेटरल वैदिक पीरियड का जो सिविलाइजेशन था, जो सोसाइटी था, उसी सोसाइटी से ही हिंदुइज्म का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होना शुरू हुआ। तो लेटरल वैदिक पीरियड का जो लोकेशन, मतलब लोग जो कहाँ रहते थे, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन लोग था कहाँ पे, कुरु पंचला। मतलब कुरु पंचला रीजन जो इंडो गंगाटिक रीजन को डिवाइड करके अपर गंगा वैली जो था इसी में था। इसी लोकेशन में लेटरल वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई इसी जगह से। और इन्हीं जगह से पूरा हिंदुस्तान में फैल गया लेटरल वैदिक एज का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, मतलब लेटरल वैदिक एज के पीपल के पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटरल वैदिक पीरियड्स। जो देखिए, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें क्या होता था कि पॉलिटिकल जो था उसमें एक राजा था, और वो जो राजा बनाया गया था उसको जो सबसे ज़्यादा काबिल क्लैन के जो बंदे थे उन्हीं को प्राधान्य दिया जाता था राजा बनने के लिए, जिसको राजन कहते थे। लेकिन लेटरल वैदिक पीरियड में ऐसा हुआ कि जो राजा का सिस्टम था वो काबिल तो था ही, लेकिन वो फैमिली बेसिस हो गया। मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, मतलब एक हेरिडिटरी किंगशिप का इमर्ज होने लगा, जो अर्ली वैदिक पीरियड में वो सिस्टम था नहीं। तो सबसे, और जो शिप था वो कैसे ग्रो होने लगा था, शिप ग्रू एट द एक्सपेंस ऑफ द ट्राइबल प्लेजेंटरी। मतलब ट्राइबल प्लेजेंटरी के बेसिस पे शिप को सिर्फ एक्सपेंस शिप जो ग्रू होने लगा। और इनमें से द इमर्ज द आइडिया ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ किंगशिप। जो डिवाइन नेचर ऑफ किंगशिप का जो आइडिया था इन्हीं लेटरल वैदिक पीरियड में से ही शुरुआत हुई थी। जो जंग था, मतलब जो जंग पहले अर्ली वैदिक पीरियड में जो सिर्फ
काव के लिए या फिर कैटल के लिए फाइट हुआ करता था, वो काव और कैटल से थोड़ा अपग्रेड होकर टेरिटरीज के लिए फाइट होने लगा। मतलब राष्ट्र सीमाओं के लिए इसका जो वार था वो वार होने लगा। मतलब जंग जो कैटल और पशुओं से बढ़कर अब होने लगा किसमें, टेरिटोरीज में। टेरिटोरीज के लिए जो सीमाओं बढ़ाने के लिए आक्रमण होने लगा, वार जो होने लगा। और लेटरल वैदिक एज के समय से ही जो राष्ट्र ना शब्द मतलब देश, वो देश का उत्पत्ति होने लगा। मतलब जो द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड, मतलब लेटरल वैदिक एज के पीरियड में ही राष्ट्र का जो टर्म था, मतलब जो राष्ट्र शब्द था, उसी समय उसका डेवलप होने लगा। उसी समय से इसको यूज करने लगा राष्ट्र शब्द को। और इन्हीं राष्ट्र जो बाद में जनपदस में, मतलब सोते सोते राज्य से बड़ा राज्य मतलब जनपदस में और महाजनपदस में कन्वर्ट होने लगा स्लोली। तो ये था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटरल वैदिक पीरियड्स। मतलब पॉलिटिकल, इन लोगों का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। और जो टैक्सेशन सिस्टम था, मतलब जो टैक्सेशन सिस्टम था अब उसमें डेवलप होने लगा। टैक्सेशन सिस्टम जो पहले टैक्स अर्ली वैदिक पीरियड में टैक्स लिया नहीं जाता था, लेकिन लेटरल वैदिक पीरियड में टैक्स को लिया जाने लगा। तो टोटली देखा जाए तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उससे पूरा उल्टा हुआ होने लगा। मतलब लेटरल वैदिक पीरियड में जो अर्ली वैदिक एज में जो काम होता था उससे पूरा उल्टा जो था उल्टा होने लगा लेटरल वैदिक पीरियड में। और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे हो गया कि आप देखिए पॉलिटिकल लाइफ जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था, जैसा था वो था क्या कि एक राजा सुना जाता था जो क्लैन के सबसे होशियार बंदा था उसको, लेकिन और उसमें कोई हेरिडिटरी मतलब फैमिली वाला कोई लिंक नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन लेटरल वैदिक पीरियड में राजा का बेटा राजा बनने लगा। मतलब वो जो सिस्टम था पहले वाला वो सब खत्म हो गया। उसके बाद जो जंग था वो जंग भी होने लगा इस तरफ। जो वो पहले काव के लिए और कैटल के लिए होने लगा था, गाय के लिए होने लगा था जंग, लोग जंग करते थे। लेकिन वो जंग को ऑपरेट होकर वो लोग क्या करने लगा, अपने टेरिटरीज और देश के सीमाओं के लिए जंग लड़ने लगा। उसके बाद जो टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में था नहीं, लेकिन लेटरल वैदिक पीरियड में टैक्स सिस्टम को लागू किया गया। तो ये था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटरल वैदिक पीरियड्स और अर्ली वैदिक पीरियड के डिफरेंस। और अब हम पढ़ने वाले हैं सोशल लाइफ ऑफ लेटरल वैदिक एज। मतलब जो सोशल लाइफ था वो कैसा था लेटरल वैदिक एज के पीपल्स के। जो सोशल लाइफ था वो लेटरल वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ को 4 हिस्सों में बट गया। मतलब उसमें राइज एंड ग्रोथ होने लगा सोशल डिफरेंशिएशंस का। तो सोशल डिफरेंशिएशंस का उसका ग्रो होने लगा। उसको वो चीज क्लासेस सिस्टम में डिवाइड होने लगा। जैसे सर वर्ण सिस्टम, मतलब जो ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, ये सब 4 हिस्सों में समाज को बांटा जाने लगा उस लेटरल वैदिक पीरियड में। जो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि समाज को कोई भी कैस्ट सिस्टम में बता गया नहीं गया था। लेकिन लेटरल वैदिक पीरियड में समाज को पूरी तरह से 4 हिस्सों में बटा जाने लगा। जैसे कुछ लोगों को ब्राह्मणस बनाया गया, मतलब ब्राह्मण बनने लगा। कुछ लोगों को क्षत्रियस बनने लगा। कुछ लोग वैश्य के अंदर चले गए। कुछ लोग शूद्रस के अंदर चले गए। तो और सोशल मोबिलिटी का पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब सोशल मोबिलिटी का पूरी तरह से खत्म हो गया था ही नहीं लेटरल वैदिक एज में। एंड द कैस्ट सिस्टम बिकम नाउ हेरिडिटी एंड ऑक्यूपेशन वाज बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब जो कैस्ट सिस्टम था अब वो हेरिडिटरी होने लगा। मतलब जो ब्राह्मणस, मतलब जो ब्राह्मण के लड़के थे वो ब्राह्मण ही बनेंगे। जो खत्रेस थे उनके लड़के खत्रेस बने, उसके लड़के खत्रेस बनेंगे। उसके जो वैश्यस थे उन लोगों के भी जो फैमिली ट्री बन गया कि वो लोग वैश्य से बनेंगे। और
शूद्रस थे वो लोग भी उसका बेटा भी शूद्रा, उससे शूद्रा, और जो ऑक्यूपेशन था वो भी बाय बर्थ होने लगा। मतलब जो बच्चा ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म हो वो खतरे नहीं बन सकता। जो लड़का शूद्र के घर में जन्म ले वो वैश्य नहीं बन सकता। मतलब बर्थ जो होना जन्म को भी ऑक्यूपेशन जो भी था वो भी बर्थ वो भी बाय बर्थ और कैस्ट सिस्टम में ही बटा जाने लगा। मतलब और जो डिक्लाइनेशन ऑफ वोमेन्स का जो स्टेटस था वो थोड़े थोड़े धीरे डिक्लाइन होने लगा, मतलब वो खतने लगा। जो अर्ली वेदिक पीरियड में जो औरतें थे, मतलब वोमेन्स थे, उन लोगों का जो एक दर्जा था वो पुरुषों के समान ही दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लेटरल वेदिक एज में उन लोगों का दर्जा जो था वो धीरे धीरे खतने लगा, और वोमेन को जो वोमेन्स का जो सभा और समिति में जो हिस्सा लिया जाता था, जब अर्ली वेदिक पीरियड में वो लोग हिस्सा लेते थे, उस हिस्सा लेने उनसे भी उन लोगों को वंचित करने किया जाने लगा। मतलब अब वोमेन जो थे वो सभा और समिति में हिस्सा नहीं ले पाए थे जब लेटरल वेदिक एज में। और एजुकेशन वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू वोमेन, और एजुकेशन जो था वो भी वोमेन के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया, और सिर्फ कुछ ही वोमेन्स थे जिसको एजुकेशन मिला करता था। लेकिन पूरी तरह से वोमेन के लिए एजुकेशन भी बैन किया गया जाने लगा लेटरल वेदिक एज में। मतलब पूरी तरह से अर्ली वेदिक एज का उल्टा होने लगा इसमें भी। और देयर वर रेयर इंस्टेंसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब कुछ इंस्टेंसेस रेयर इंस्टेंसेस होने लगा सती और चाइल्ड मैरिज इसका। और विडोज वाज नॉट एलाउड टू रीमैरी, और जो विडोज था उन लोगों का रीमेरी करने के लिए परमिशन भी नहीं था लेटरल वेदिक एज में। और एक another important institutions that began to take shape was ashramas or the different stages of life। मतलब और इसी समय में जो different stages of life, मतलब जिसको आश्रम कहते थे, उसका भी डेवलप होने लगा इस लेटरल वेदिक एज में। जिसको और जो 4 आश्रम था वो क्या कहते, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बनस्पदा एंड सन्यासा। इन 4 आश्रम्स का एक शेप लेने में 4 आश्रम का इंट्रोड्यूस होने लगा लेटरल वेदिक एज में। और द लेटरल वेदिक सोसाइटी केम टू नो एज वर्ना आश्रम धर्म सोसाइटी। और जो लेटरल वेदिक एज का जो सोसाइटी था उसको क्या कहते थे, द वेदिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटरल वेदिक सोसाइटी केम ऑल्सो नोन एज वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गोत्रा एपियर्स, मतलब गोत्रा का भी इंस्टीट्यूशंस जो था एपियर होने लगा इन दिस पीरियड में। इस पीरियड में जो काश्यप था, वशिष्ठ था, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, अस्टेगया, आफ्टर हुम द गोत्रास वेड नेम। मतलब इन गोत्रास का जो नाम था, जो काश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य, ये सारे गोत्रास इसी लेटरल वेदिक पेज में अपीयर होने लगा। और मैरिज बिटवीन सेम गोत्रा वाज फॉरबिडेन, और मैरिज जो था सेम गोत्रा के बीच में मैरिज भी अलाउ नहीं था। और खत्रेस एंड वैश्यस टुक द सेम गोत्रा, और जो वैश्य और खत्रिय था वो लोग को एक ही गोत्रा के अंदर माना जाने लगा उस समय। मतलब कि पूरी तरह से सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल लाइफ हो गया, पूरी तरह से ऋग्वेदिक अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड और जो लेटरल वेदिक पीरियड पूरी तरह से मतलब डिफरेंस साफ साफ दिखाई देता है। मतलब पूरी तरह से उल्टा जो अर्ली वेदिक पीरियड में हुआ था वो लेटरल वेदिक पीरियड में उसका उल्टा होने लगा। तो अब देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड के इकोनॉमी कैसा था। द एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशंस। लेटरल वेदिक पीरियड का जो इकोनॉमी था वो मेन था एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस। मतलब इकोनॉमी का जो मेन रीढ़ मतलब बैकबोन माना जाता था वो था ऑक्यूपेशंस था, उसको माना जाता था एग्रीकल्चर। और जो अदर ग्रेन्स, राइस, व्हीट, मिल्स, शुगर कैन एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रोन अलॉन्ग विद बैरली। मतलब उस अब जो अर्ली वेदिक पीरियड में जो सिर्फ बार्ली का खेती किया जाता था, अब उसके साथ साथ
चावल का खेती भी करने लगा, व्हीट का खेती भी होने लगा, शुगर केन का भी खेती होने लगा। इन सब एग्रीकल्चर के खेती धीरे धीरे होने लगा। कैटल लॉस इट्स इंपॉर्टेंस एंड लैंड इमर्ज एज इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेल्थ। जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो कैटल के हिसाब से अमीरी को तय किया जाता था, मतलब जिसके पास ज्यादा कैटल होता था वो उसी को ज्यादा अमीर माना जाता था। लेकिन वो सिस्टम खट के अब जिसके पास ज्यादा संपत्ति था उसी को ही ज्यादा अमीर माना जाने लगा। इस लेटरल वैदिक इकोनॉमी पीरियड में लेटरल वैदिक पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ आयरन कॉल्ड कृष्णा आयास। लेटरल वैदिक पीरियड के लोग आयरन का इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख गए, मतलब आयरन का इस्तेमाल लेटरल वैदिक पीरियड में होने लगा धीरे धीरे करके, जिसका कृष्णा आयास के नाम के उसे जाना जाता था। और जो कृष्णा आयास जो था वो लेटरल वैदिक पीरियड को एक्सपेंड होने में बहुत की तरह से मदद की। और लेटरल वैदिक पीरियड आल्सो नोन एज आयरन फेस कल्चर। जो लेटरल वैदिक एज था उसको क्या गया किस नाम से जाना जाता था? द लेटरल वैदिक पीरियड आल्सो नोन एज द आयरन फेस कल्चर, मतलब आयरन फेस कल्चर के नाम से भी लेटरल वैदिक पीरियड को जाना जाने लगा। तो ये था लेटरल वैदिक पीरियड के इकोनॉमी। अब ऋग वैदिक पीरियड का जो रिलीजन, मतलब ऋग वैदिक पीरियड में रिलीजन मतलब किस किस भगवान को माना करते थे ऋग वैदिक पीरियड के लोग, लेटरल वैदिक पीरियड के लोग, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दिया करता था इंद्र, अग्नि और वरुण देव को, क्योंकि वो लोग ज्यादातर नेचुरल फोर्सेस को ज्यादातर मान्यता देते थे। लेकिन लेटरल वैदिक पीरियड में उन लोगों का दर्जा धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव का जो स्टेटस था अर्ली वैदिक पीरियड में, उस स्टेटस को धीरे धीरे वो खतने लगा। और जो ऋग्वेदिक पीरियड में जिन गॉडों को माइनर गॉड के हिसाब से माना जाता था, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड में शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मादेव को माइनर गॉड के हिसाब से माना जाता था, उन तीनों गॉड का इंपॉर्टेंस, मतलब जो स्टेटस था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग इन तीनों गॉडों को ज्यादा मानने लगे, उन तीनों गॉडों को छोड़ के, मतलब इंद्र, अग्नि और वरुण देव को छोड़ के अब लोग शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव को ज्यादा मानने लगे। और जो ब्रह्मदेव का कॉन्सेप्ट था ऋग्वेदिक पीरियड में नया कॉन्सेप्ट था, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड जो लेटरल वैदिक पीरियड में जो ब्रह्मदेव का कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से एक नए गॉड के हिसाब से आया था, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में ब्रह्मदेव का कोई उल्लेख नहीं था। तो द टू इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, मतलब जो इंद्र और अग्निदेव, मतलब वो लोग अपना इंपॉर्टेंस खोने लगा अर्ली वैदिक पीरियड में। और न्यू गॉड प्रजापति, मतलब ब्रह्मदेव का कॉन्सेप्ट जो था लेटरल वैदिक पीरियड में नया कॉन्सेप्ट था, और उसको वो बिकम सुप्रीम, मतलब वो सुप्रीम बन गया इन गॉडों का। और जो माइनर गॉड, जिसको ऋग्वेदिक पीरियड में माइनर गॉड माना जाता था, जिसको रुद्र मतलब गॉड ऑफ एनिमल्स और शिव भगवान और विष्णु भगवान, उन लोगों को ज्यादा बिकम प्रोमिनेंट, मतलब इन लोगों का स्टेटस जो था धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोग इन लोगों को ज्यादा अपने भगवान के हिसाब से मानने लगे, पूजने लगे। और जो पुसान गॉड ऑफ कैटल, जो गॉड ऑफ कैटल था बिकम द गॉड ऑफ शूद्रस। जो पुसान गॉड था, जो पुसान जिसको गॉड ऑफ कैटल भी कहा जाता था, वो शूद्रस के भगवान बन गए, उसको शूद्रस अपना भगवान मानने लगा। और जो लेटरल वैदिक कल्चर वाज फोकस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एलाबोरेटेड। जो लेटरल वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइस को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट माना भी जाने लगा सैक्रिफाइसेस को, जो ऋग वैदिक पीरियड में ज्यादा माना नहीं जाता, सैक्रिफाइसेस को ज्यादा मानना नहीं करते थे लोग। और जो देयर इज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन नंबर ऑफ यजनस, मतलब यज्ञ का जो नंबर था, यज्ञ का करने का तरीका धीरे धीरे बढ़ने लगा लेटरल वैदिक पीरियड में लगे, जैसे कि अष्टमया, बजापेया, राजसूर्य एक्सेट्रा, हुज बोट लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ धना एंड दक्षिणा। जैसे इन योजना के जरिए
लोग दान और दक्षिणा से ज़्यादा विल भी आने लगा इन योजनाओं के थ्रू, जैसे अश्वमेधा यज्ञ हो गया, बजापेय यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया। मतलब यज्ञ जो यज्ञ था वो भी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में जो यज्ञ था सिर्फ ओपन स्पेस में हुआ करता था, ज़्यादा मानते नहीं थे, लोग मंदिर में भी नहीं जाते थे और लोग मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे। मतलब लेकिन लेटरल वैदिक पेज में लोग आइडोलिटी ऑफ टेम्पल वर्शिप्स अपीयर्स, आइडोलिटी एंड टेम्पल वर्शिप्स अपीयर इन द लेटरल पीरियड। मतलब जो लेटरल वैदिक पेज, लेटरल वैदिक एज में लोग टेम्पल में भी जाने लगे पूजा करने के लिए, और आइडोलिटी जो आइडोलिट्री जो पूजा था, मतलब स्टेचुस को, मूर्ति को मानना, मूर्ति पूजा, वो भी इंट्रोड्यूस होने लगा लेटरल वैदिक एज में। और पर्पस ऑफ यज्ञ का जो पर्पस क्या था, जो यज्ञ करते थे लोग लेटरल वैदिक पेज के लोग, उसका पर्पस क्या था? तो उसका पर्पस था एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द chiefs ओवर द पीपल एंड इट रेनफोर्सेस द टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द polity and people from all over the kingdom were invited to these sacrifices। तो ये था यजनस के पर्पस, मतलब यज्ञ के पर्पस। तो अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए भी यज्ञ किया जाता था, और लोगों के ऊपर अपना अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश करने के लिए भी यज्ञ किया जाता था। और इन यज्ञ को बहुत सारे जगह के मतलब देशों के, मतलब राज्य के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाता था, उनके लोगों को बुलाया जाता था, ऑल ओवर द किंगडम। एंड जो टेरिटोरियल एक्सकेप्स और पॉलिटिक्स के लिए, जो देश के अपने पॉलिटिक्स के भी बहुत हेल्प होता था। तो ये था पर्पस ऑफ यज्ञस। तो ये था लेटरल वैदिक एज के बारे में, जिसका हमने पढ़ा, जिसमें उसका पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा, जो टोटली अर्ली वैदिक एज से पूरी तरह से डिफर करता है। मतलब पूरी तरह से अपोजिट मोड़ पे बैठा हुआ होता है लेटरल वैदिक पीरियड। मतलब अगर हम डिफर करें तो लेटरल अर्ली वैदिक एज में जो हुआ था वो लेटरल वैदिक एज में नहीं होने लगा। मतलब वो सब रोक दिया गया। मतलब अर्ली वैदिक एज में एक काम जो हुआ था उसको लेटरल वैदिक एज में माना नहीं जाने लगा। और जो वैदिक एज का जो मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडर्नाइजेशन, लेटरल वैदिक एज से शुरू होने लगा। तो यही था लेटरल वैदिक एज के पूरी, तो यही था हमारे वैदिक एज के बारे में पूरी की पूरी चैप्टर की टॉपिक्स, जो आज ख़त्म हो गया। आज इस तीसरी भाग में, मतलब तीसरी क्लास में वैदिक एज के, आज पूरी तरह से वैदिक एज हम लोगों का पूरी तरह से ख़त्म हो गया चैप्टर। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में महाजनपदस और जनपदस के बारे में पढ़ेंगे, जो यही वैदिक एज से डेवलप होके दूसरे स्टेज में चला गया। जो जनपदस था, जो महाजनपदस था, वो क्या था, कैसा था? मतलब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था कि जनपदस में कन्वर्ट होने लगा धीरे धीरे जो देश और राष्ट्र था। जो थोड़े थोड़े ऐसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।